हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठाने वाले हैं किसानों का। जिस तरह से आप सभी को ज्ञात है कि पीपली अनाज मंडी में किसानों के साथ पुलिस कर्मियों ने जो झड़प की थी, जो लाठीचार्ज वहां पर हुआ था, उसका लगातार प्रदेश के तमाम जिलों में विरोध देखा गया। लगातार तमाम जिलों के किसान सरकार के खिलाफ एकजुट नजर आए, संगठित नजर आए और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 3 अध्यादेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए हैं वो अध्यादेश वापस लिए जाएं, क्योंकि ये अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। इन अध्यादेशों से किसान को परेशानी होगी और कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 अध्यादेश जारी कर रही है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज से 19 सितंबर तक प्रदेश भर के तमाम किसान प्रदर्शन पर रहेंगे। और आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं कि 3 कृषि अध्यादेशों पर किसानों के सवाल क्या क्या है। पहला सवाल है आवश्यक वस्तु अधिनियम अध्यादेश 2020। इसमें दी गई कृषि उपज भंडारण छूट से क्या किसानों का लाभ होगा, यानी कि कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति असीमित मात्रा में भंडारण कर सकता है, लेकिन क्या इससे किसान को लाभ होगा। दूसरा सवाल यह है कि किसी विवाद होने पर धारा 15 में किसानों को अदालत जाने से वंचित करना क्या किसानों के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन नहीं है। इसी बीच किसान उनके जो नजदीकी अधिकारी हैं उनसे ही संपर्क करेंगे, उनसे ही अपनी शिकायतें बताएंगे, कोर्ट में वो कोई भी याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि धारा 6 में दी गई मार्केट कमेटी की फीस सेस लेवी, इसमें छूट देनी क्या किसानों के लिए ये भला है या किसानों के लिए हितैषी माने इसे। चौथा सवाल यह है कि क्या कृषि में कंपनी राज किसी देश और किसान के हित में कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए कंपनियां किसानों की फसल की खरीद करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो ऐसे में कंपनी राज क्या इस देश और इस किसान के हित में माने, क्योंकि लगातार जो पारंपरिक खेती रही है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हस्तक्षेप रहा है, राज्य सरकारों का हस्तक्षेप रहा है। तो ऐसे में ये जो कंपनी राज फिलहाल स्थापित किया जाने की बात की जा रही है, तो ये किसानों के कितना हित में है, कितना किसान इसे अपने से जोड़ के देखते हैं कि इससे लाभ मिलेगा। तो लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फतेहाबाद में भी अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से प्रदर्शन किया गया है। अनाज मंडी में किसान इकट्ठे हुए और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं अंबाला का जिक्र करें तो वहां भी डीसी दफ्तर के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि अगले 5 दिन तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे जल्दी नहीं मानी गई हैं तो वो 20 सितंबर को रोड जाम भी करेंगे। कुरुक्षेत्र में भी किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि अगले 5 दिन तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 20 सितंबर को किसान रोड जाम करेंगे। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों का कहना है कि 19 सितंबर तक सभी लघु सचिवालय में धरना दिया जाएगा और आगे की रणनीति बताते हुए कहा कि 20 सितंबर को रोड जाम कर किसान अपना विरोध जताएंगे। तो 3 अध्यादेशों के खिलाफ अलग अलग जिलों के किसान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पीपली से शुरू हुआ ये आंदोलन अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि सरकार अन्नदाताओं को मनाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है या फिर धरती पुत्रों की ओर से ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हल्ला बोल में सवाल आज के यही है कि किसानों को जो वायदे किए गए थे सरकार की ओर से उन्हें सरकार पूरा क्यों नहीं कर रही है। और ऐसे में जब लाठीचार्ज हुआ तो विपक्षी नेता भी लगातार सरकार पर बार पलटवार करते हुए नजर आए। तो बड़ा सवाल यह भी है कि अब बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं किसानों को राजनीतिक मुद्दा बनाया जाएगा, एक वोट बैंक का जरिया बनाया जाएगा। 3 अध्यादेशों पर किसानों का आंदोलन तो लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश के तमाम हिस्सों की तस्वीरें भी आपको दिखाई। किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 3 अध्यादेश हैं वापस लिए जाएं। ये 3 अध्यादेश किसान हितैषी नहीं है। इसे कंपनी राज एक बार फिर भारत में आएगा। एक बार फिर किसान अपनी फसलों को जब बेचेगा तो तब उसे हानि ही हानि होगी। किसान नेता अशोक मलिक हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। साथ ही मेरा सवाल यह है कि 3 अध्यादेशों पर लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 3 अध्यादेश किसान हितैषी नहीं है ऐसा किसान कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि 3 अध्यादेशों की जानकारी सही मायने में जनता तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन ये अध्यादेश किसान हितैषी ही है। नमस्कार जी, देखिए अगर किसान
तक जानकारी नहीं पहुंची है कि सरकार कह रही है, तो ये काम भी सरकार का नीचे से ऊपर तक सरकार का तंत्र है। एक पीएन से लेगा आईपीएस ऑफिसर तक सरकार के पास है, क्यों नहीं पहुंची, किसकी जिम्मेवारी है ये? भाई सही जानकारी पहुंचाना भी सरकार का काम है। और जब हम चाहते हैं कि भाई हमारा पुराना ट्रैवल जैसे मंडियों का वो काम चल रहा है क्षेत्र में, तो सरकार को ऐसी क्या जल्दी पड़ी है कि भाई इस तरह का यह अध्यादेश जारी करो? ये आने वाले भविष्य में किसान को अपना खतरा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इन अध्यादेशों का घोर विरोध कर रहे हैं। और आज पूरे हरियाणा के अंदर हर जिला स्तर पर धरने शुरू कर दिए डीसी ऑफिस के सामने। अच्छा अशोक जी, आपको लग रहा है कि आपका जो आंदोलन है वो सार्थक दिशा में जा रहा है? क्योंकि ऐसा माना भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ौदा उपचुनाव के चलते किसान वोट बैंक बनकर ना रह जाएं। किसान वोट बैंक तो बढ़ता ही आया है, ये तो देखो जी किसानों ने समझना है कि वोट बैंक बन के रहना है या उनके अंदर जागृति पैदा हो रही है। अब जागृति पैदा हो रही है किसान के अंदर, वो अपना भला बुरा सोच रहा है, न विपक्ष के बहकावे में आवेगा न पक्ष के अपने भले बुरे की सोचने लग गया किसान। और बड़ौदा हल्का क्या आपने चुनाव का जिक्र किया, तो हो सकता है किसान अपना ही उम्मीदवार यहाँ से अब की बार जीताए, इन दोनों सबको झाड़ू मार के। जी अशोक जी, मेरा सवाल ये भी है कि किसान कह रहे हैं कि कंपनी राज दोबारा भारत में आएगा। हमने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई की, अब हम अपनी ही सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। तो क्या ऐसा नजर आ रहा है? नहीं, आप देखिए 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, एक कंपनी मेरे तुम्हें सालों व्यापार लेके जिसने पूरे भारतवर्ष पर राज किया, वही दोबारा फिर ये कर रहे हैं कि इसी तरह का फिर इस देश में जो है दूसरों का यहाँ अधिकार हो। क्यों ना पुरानी व्यवस्था जिस तरह से चल रही थी हम उसमें खुद से एमएसपी फिक्स, एमएसपी जो सरकार ने फिर कितने अब एमएसपी, सिर्फ 23 फसलों में तो एमएसपी है, बाकी तो कितनी फसल हम उगाते हैं, कितने फल सब्जी है, किसी पे भी एमएसपी फिक्स नहीं है, गुड़ की एमएसपी फिक्स नहीं है। आप बताओ ये तो ये सरकार है किसान को मारने का दबाने का षड्यंत्र है सरकार का, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार अपने अध्यादेश वापिस ले, और जिस तरह हम पुराना जो ठहरा हमारा चल रहा था चलने में सरकार को क्या पड़ी इस चीज में, बताओ। चलिए बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी बीच बंसीराम दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बंसीराम आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे 3 अध्यादेशों के बारे में? आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? जो अध्यादेश ये सरकार लेके आने लग रही है वो पहले जनता के बीच में लेके आएगी। जनता और किसानों के बीच में जाके पहले उसको एक एक चीज ये बताए कि भाई इस अध्यादेश में ये चीजें हैं। अब पिपली के अंदर किसान उस अध्यादेश के खिलाफ तो इकट्ठे हुए तो उनके लठ मारे, तो इस प्रकार से अगर किसानों पे अत्याचार होता रहा तो किसान कैसे? दूसरा ये नहीं बता रहे कि भाई कंपनी आ रही है, कंपनी उन्हीं को बीज देगी और उन्हीं से खरीद देगी। अब हर गांव की भौगोलिक स्थिति अलग है जी, किसी गांव में बाजरा बीजता है, किसी में धान बीजते हैं, किसी में गेहूं बीजती है, किसी में नरमा बीजती है। तो किस तरह से वो बिजाई के लिए वो बीज देंगे, किस रेट से वो खरीदेंगे, कहाँ से वो, मतलब किसी प्रकार का किसानों को नहीं बताया जा रहा, सिर्फ अपनी मर्जी से अध्यादेश ला के ना किसानों के ऊपर थोपे जाने लग रहे हैं। तो सरासर ये गलत है। पहले वो जो चीज ये लेके आ रहे हैं किसानों के, स्वामीनाथन की ये बात करा कर रहे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लागू करी, तो इस तरह की किसानों के ऊपर जो अत्याचार करने लग रहे हैं वो सरासर गलत है। और सरकार को चाहिए कि अगर इन्होंने किसान स्टेट होने का जो दावा करा है वो सही है तो उसके अनुसार किसानों के बीच में आके अब 3 सांसदों की कमेटी गठित कर दी, तो सांसद तो किसानों के बीच में आए ही नहीं थी, फिर वो कमेटी का फायदा क्या हुआ? अगर उन्होंने रिपोर्ट देनी थी तो फिर कमेटी का नाम क्यों लिया? वो सांसद आए किसानों के बीच में, जो जमीन पर काम करते हैं किसान, उनकी समस्या सुने, उनसे बात करे, फिर रिपोर्ट दे। 2 दिन में कमेटी भी बना ली, रिपोर्ट भी दे दी, सब कुछ मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बंसीराम, लोगों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि वो 3 सांसद जो किसानी खेती जिन्होंने कभी नहीं की और एक परंपरागत अगर बात माने तो प्रोफेशनल राजनीति दर बदर जो है वो होती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी होती रही, तो ऐसे में नेता में किसान में फर्क है। क्या मतलब जी? बंसीराम, लोगों का ये भी कहना है, किसान भाइयों का ये भी कहना है कि 3 सांसद जो कमेटी गठित की गई, तो 3 सांसदों का अगर देहाती कृषि की बात करें, देहाती कृषकों की बात करें, उनसे कोई लेना देना रहा ही नहीं। उन्होंने कभी खेती नहीं की, उन्होंने कभी किसानी नहीं की। तो ऐसे किसान नेता होने में, किसान होने में, राजनेता होने में, सांसद होने में फर्क तो है ना?
बिल्कुल, एक तो IAS अधिकारी जो हिसार से सांसद है उसको लगा रखे हैं। कभी उसके पिताजी ने खेती नहीं करी, दादा सदा उनके राजनीति में रहे हैं। किसान की बात अगर आपने सही महीने में सुननी है तो आप किसाना के बीच में आना पड़ेगा। जो किसाना के नेता है उनके बीच में बैठकर जमीनी हकीकत को रूबरू करके बताना पड़ेगा कि भाई ये तो अध्यादेश के नियम है और आप लोगों की क्या मांग है, किस तरह से आप चाहते हैं, तब तो कोई चीज सामने आती है। उनकी अध्यादेश है, उन्हीं के साथ है, उन्हीं की रिपोर्ट है, तो कुछ से करो। किसान अगर कुछ नहीं बता रखता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बंसीराम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम लगातार हमारे दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं कि अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़ें और जरूर बताएं कि 3 अध्यादेश किस तरह से किसान हितैषी नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि किसान हितैषी अध्यादेश है। जो सही इंफॉर्मेशन है, जो सही जागरूकता है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जरा आप हमें फोन करें, बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि 3 अध्यादेश आपके पक्ष में है तो किस तरह से ये लाभान्वित माने जाएं। अगर ये पक्ष में नहीं है तो फिर सरकार की ओर से क्यों लागू किए जा रहे हैं तीनों के तीनों अध्यादेश। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याओं से भी हमें अवगत करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसान इस प्रदेश का अन्नदाता है, इस देश का अन्नदाता है और एक बड़ा हिस्सा लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, गांव की बात करें तो वहां का बड़ा हिस्सा किसान ही है। कृषक से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, आमदनी होती है, आयात निर्यात खाद्य पदार्थों पर स्थापित हो पाता है। ऐसे में अगर धान की फसल की बात करें, गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, मक्के की बात करें, ज्वार की बात करें, गन्ने की बात करें, तो ऐसी तमाम फसलें इन किसानों द्वारा उगाई जाती हैं जो साल भर हमारा पेट भरती हैं। अगर आप लॉकडाउन में भी देखिएगा, लॉकडाउन में हर किसी क्षेत्र पर असर पड़ता हुआ नजर आया। कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, अपने जो कर्मचारी हैं वो भी निकाले गए, कई उद्योग धंधे बंद हो गए, वहां से भी कर्मचारी नौकरी से निकाले गए। तो ऐसे में किसानों की जो फसलें हैं, किसानों की फसलें उसी पैमाने पर तो उगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका यही कहना था कि सरकार की ओर से जो मूल्य निर्धारित किया गया था वो उनके लिए कम था, वो सही वक्त पर उनकी पेमेंट भी नहीं हुई। लेकिन अगर बात करें कि कृषि उद्योग पर कितना असर पड़ा, कृषि उद्योग पर अगर उनकी आवक की बात करें तो आवक जरूर कम हुई है, लेकिन जो फूड स्ट्रक्चर है यानी खाद्य पदार्थों का जो पूरा स्ट्रक्चर, जो ढांचा है, वो ऐसे ही बना हुआ नजर आया। किसी तरह का जो असर है वो खेती किसानी पर नजर नहीं आया प्राकृतिक तौर पर, लेकिन आर्थिक तौर पर जरूर खेती प्रभावित हुई, जरूर किसान प्रभावित हुआ, क्योंकि सरकार वो मदद नहीं कर पाई जो सरकार को मदद करनी चाहिए थी या पूर्व के सालों में जिस प्रकार की मदद हुई। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन के दौरान तमाम देश के काम बंद थे, लेकिन किसान अपने खेतों में थे, किसान अन्न उगा रहे थे, हमारे लिए गेहूं काट रहे थे, गेहूं निकाल रहे थे, मंडियों तक गेहूं जा भी रहा था ताकि वो बड़े शहरों तक गेहूं पहुंचाया जा सके, ज्वार जो है वो बोई जा रही थी। अब आप देखिए कि लॉकडाउन में भी किसानों ने धान की फसल की रोपाई की है, तो ऐसे में जीरी बोई गई, नरमा कपास लगाया गया। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान लगातार संघर्षरत नजर आए। जहां हम अपने घरों में लॉकडाउन में कैद थे, अपने घरों में हम बैठे हुए थे, या हम सोच रहे थे कि वक्त काटना ही है, या हम उस वक्त को एंजॉय भी कर रहे थे, ऐसे में किसान अपने खेत में थे। किसान गर्म लू में, चलती लू में खेतों में अपनी फसलें काट रहे थे, गेहूं काट रहे थे, गेहूं निकाल रहे थे, रात भर जाग रहे थे, और बिजली ना होने के चलते भी किसान लगातार अपने खेतों में अपने ट्यूबवेल से ना सही लेकिन फिर भी वो पानी देते हुए नजर आए, फसल काटते हुए नजर आए। इतनी तेज धूप, इतनी गर्मी में भी किसान अपने खेतों में नजर आए, जबकि हम लॉकडाउन में अपने घरों में थे। तो ऐसे में किसान वर्ग जो लगातार अपने देश के लिए संघर्षरत नजर आया है, तो लगातार वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सरकार की
जो 3 अध्यादेशों की बात कही जा रही है उन पर भी लगातार किसान हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उन 3 अध्यादेशों को सरकार वापस ले, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। किसानों की, जनता की प्रतिक्रिया हम जानते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, कार्यक्रम में फौरन लौटेंगे, बने रहिए। लगातार हम किसानों से, जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश आए हैं इनके बारे में उनका क्या सोचना है, किस तरह से ये किसान हितैषी नहीं है, क्योंकि किसान पीपली लाठीचार्ज की घटना को लगातार निंदनीय बता रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, और इसी के साथ विपक्षी नेता भी किसानों के साथ नजर आए हैं। विपक्षी नेता भी किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 अध्यादेश जब किसानों के हित में नहीं है तो सरकार इन्हें क्यों ला रही है, और सरकार अगर ये कह रही है कि सही जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पाई है तो वो किस प्रकार से पहुंचाई जाए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरजेंसी के वक्त अध्यादेश जारी किए जाते हैं, तो ऐसे लॉकडाउन के वक्त में ऐसे 3 अध्यादेशों को लागू करना, जारी करना, ये भी कितना सही है। कहीं पर चर्चा नहीं नजर आई, कहीं कोई किसान नेता अपनी बात रखते हुए नजर नहीं आए। तो ऐसे में ये कंपनी राज की व्यवस्था स्थापित करने की जो बात है ये क्यों कही गई, एकदम किसानों से किसी प्रकार की राय क्यों नहीं ली गई। तो ऐसे में सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अन्नदाता की सुनने वाला कोई भी नहीं है। क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए किसान उपयोग हो रहे हैं, किसान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनते जा रहे हैं नेताओं के लिए। सबसे बड़ा सवाल यही है। 3 अध्यादेशों पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और आप देखिए कि लॉकडाउन के दौरान जब हम घरों में थे तो किसान अपने खेतों में थे, किसान अपनी गेहूं की फसल काट रहे थे, गेहूं लू में काट रहे थे, गर्मियों में काट रहे थे, तेज धूप में काट रहे थे, गरम गरम लू चल रही थी। उस वक्त आप जानते होंगे कि कितनी बीमारियां फैलती है, हैजा, चेचक जैसी अनेकों बीमारियां हैं जो इस वक्त फैलती हैं। तो आप देखें किस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर पूरे लॉकडाउन किसान अपने कर्तव्य को निभाते हुए नजर आए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नजर आए, उस धरती मां को सींचते हुए नजर आए। जैसे धरती मां पर लगातार फसलें लहलहाती हैं, किसान अपने पसीने से सिंचाई करता, अपने पसीने से अपने खेत को सींचता है, और जब कहीं जाकर इस देश के तमाम नागरिकों का, एक एक नागरिक का पेट भरता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसान सड़कों पर हैं तो नेताओं की ओर से 3 अध्यादेशों पर उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई। और अगर एक कमेटी 3 सांसदों की गठित भी की गई है तो वो लगातार विफल नजर क्यों आ रहे हैं, किसान संतुष्ट नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस कमेटी से वार्ता चर्चा के बावजूद भी किसान सड़कों पर क्यों हैं। और अब तो देखिए किसानों ने कहा कि 19 सितंबर तक वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, और 20 सितंबर को अगर ये अध्यादेश वापस लेने की बात नहीं की गई तो वो सड़कों पर उतरेंगे, रोड जाम कर देंगे। तो ऐसे में ये एक बड़ा आंदोलन किसानों की ओर से होने वाला है। आक्रोश में है किसान, और आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदेश भर के किसानों के लिए, और तमाम जिलों के किसान भी लगातार सड़कों पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है तमाम प्रदेश के किसानों की ओर से। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब किसान इस अध्यादेश के खिलाफ है और संगठित होकर लामबंद हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई एक किसान या किसी एक गांव के किसान विरोध कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब के किसान संयुक्त रूप से नजर आ रहे हैं, संगठित नजर आ रहे हैं, और तीनों अध्यादेशों के खिलाफ लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी नहीं है, कंपनी राज एक बार फिर भारत में स्थापित होगा, कंपनी राज एक बार फिर भारत में देखा जाएगा। तो ये कितना सही है। स्वतंत्र भारत में जहां पर केंद्र सरकार की ओर से तमाम निर्णय सुनाए जाते हैं, फसलों का जो मूल्य है वो निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे में जब कंपनियां इस पूरी व्यवस्था को संभालेंगी तो किस तरह से ये माना जाए कि ढांचा और भी ज्यादा सशक्त होगा, और भी ज्यादा सुदृढ़ होगा। तो किसानों की ओर से ये माना जा रहा है कि अगर कंपनी राज, कंपनी व्यवस्था दोबारा इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद स्थापित होती है तो इसमें तमाम वर्ग भी शोषित होंगे, किसान और भी ज्यादा शोषित होगा, और किसान अपनी इच्छा के अनुरूप ना तो फसल बो पाएगा, और अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग भौतिक आवरण होता है, अलग अलग प्रकार का वहां पर मौसम होता है। तो वैसे में कंपनियों की ओर से जिस फसल की बात की जाएगी, अगर किसान उस फसल को नहीं उगा पाते हैं या किसी भी दृष्टि में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, वो फसल नष्ट हो जाती है, तो क्या कंपनियों की ओर से उन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा या उन किसानों की खराब हुई फसल पर भी किसानों को लाभ दिया जाएगा। तो किसान कई प्रश्न पूछ रहे हैं, कई प्रश्नों के घेरे में फिलहाल सरकार भी है, क्योंकि देखिए फिलहाल नरमा कपास की फसल भी प्रदेश भर के किसानों की
बर्बाद हुई है, तो ऐसे में किसान सरकार से तो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या कंपनियों के संदर्भ में भी यही बात लागू होगी? क्या कंपनियों के संदर्भ में भी किसानों की ओर से यही बात कही जाएगी कि कंपनियां उनके लाभ को देखेंगी या उनकी हानि पर भी किसानों का सहयोग देंगी? अब एक और बात आ रही है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो कोई भी कंपनी किसान के खेत में या किसान की फसल के अनुसार अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी सकती है, लेकिन किसानों को अधिकार नहीं है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं। अगर बात स्टॉक की करें तो स्टॉक लिमिट भी हटा दी गई है। असीमित मात्रा में कोई भी खाद्य पदार्थ संचित किया जा सकता है, उसका भंडारण किया जा सकता है। तो ऐसे में खाद्य पदार्थों की कमी जब गहराएगी तो किसी भी औने पौने दाम पर ऐसे खाद्य पदार्थ बेचे जाएंगे। तो ऐसे में जो गरीब वर्ग है वो किस प्रकार से अपने आप को ये माने कि भविष्य में वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो खाद्य पदार्थों के जो मूल्य हैं वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से बढ़ाए जाएंगे। तो दर्शक नसीब सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नसीब, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे 3 अध्यादेशों के बारे में? क्या कहना चाहेंगे नसीब? पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ जिन्होंने यह प्रोग्राम किसानों के हित में चलाया है। जी कहिए नसीब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, कहिए, बोलिए। ये मैं तो यही कहना चाहूँ, ये जो 3 अध्यादेश आए ना मैडम, ये किसान और आड़ती को मारने के अध्यादेश हैं तीनों। इससे किसान खत्म हो जाएगा, जैसे यूपी, बिहार और दूसरे स्टेटों में है ना जी काम इसका। सरकार का वही काम यहाँ करने जा रही है। एमएसपी को खत्म करने के लिए इन 2-3 स्टेटों में एमएसपी दिया जाता है। एमएसपी तो लागू उन स्टेटों में भी है जहाँ मैडम वो अपना यूपी, बिहार और दूसरे स्टेट हैं, पर दिया तो नहीं जाता। ये तो सिर्फ मंडीकरण की वजह से, मंडी बोर्ड की वजह से हरियाणा, पंजाब में मतलब एमएसपी रेट मिलता है जिम्मेदार को। अगर यहाँ ये कानून अध्यादेश तीनों लागू हो गए तो किसान तो यहाँ खत्म हो जाएगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई था ये हिंदुस्तान में मैडम, वैसे ही हाल हो जाएगा। यहाँ तो मैडम जैसा मंडियों का और जिम्मेदार का तालमेल है, आड़ती का और जिम्मेदार का, ऐसा तालमेल कहीं नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नसीब सिंह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसान लामबंद हैं, किसान संगठित हैं और किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि 19 सितंबर तक वो धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। 20 सितंबर को एक बड़े स्तर पर वो आंदोलन करेंगे, प्रदेश भर के किसान इकट्ठे होकर सड़क जाम करेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इन 3 अध्यादेशों पर पुनः विचार करेगी? क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जिससे किसान